ओके, देखते हैं पॉलिटी। पॉलिटी में हम लोगों को क्या पढ़ना है आज? पॉलिटी पॉलिटी में अपने को पढ़ना है सबसे पहले स्टेट, यानी किसी भी कंट्री को हम लोग स्टेट कहते हैं। पहले लिख देता हूँ फिर सब समझाऊंगा एक एक कर। स्टेट के बारे में पढ़ना है। दूसरा में प्रोविंस के बारे में पढ़ना है, प्रोविंस, ठीक है। फिर तीसरा हमें जो पढ़ना है डोमिनियन स्टेटस के बारे में, डोमिनियन स्टेटस क्या होता है इसके बारे में समझना है। फिर चौथी बात जो पढ़नी है टाइप ऑफ गवर्नेंस, ठीक है, गवर्नेंस के बारे में पढ़ना है। और पांचवी चीज़ जो हमें पढ़नी है वो पढ़नी है गवर्नमेंट के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में। बात समझ में आ गई हमें क्या क्या पढ़ना है? ओके, स्टेट, प्रोविंस, डोमिनियन स्टेटस, गवर्नेंस और गवर्नमेंट। बहुत बढ़िया। अब हम समझते हैं कि हमारा जैसे ये प्यारा भारत है, मैं इमेज ले लेता हूँ, ये प्यारा भारत है और इस भारत को कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट न कह करके, अरे कंट्री न कह के क्या कहता है? स्टेट कहता है, ठीक है। स्टेट, स्टेट का मतलब क्या होता है? स्टेट का मतलब होता है कंट्री। स्टेट का मतलब होता है कोई देश, कंट्री, ठीक है। और अगर हम जब प्रोविंस की बात करेंगे तो प्रोविंस का मतलब होता है उस देश का स्टेट। प्रोविंस का मतलब क्या हो गया? उस कंट्री का स्टेट, ठीक है। यानी राजस्थान क्या है? प्रोविंस है। मध्य प्रदेश प्रोविंस है। महाराष्ट्र प्रोविंस है। यूपी प्रोविंस है। बिहार प्रोविंस है। जितने भी सारे स्टेट है वो क्या है? प्रोविंस कहलाएंगे। और भारत अपने आप में क्या कहलाएगा? स्टेट, ठीक है। पाकिस्तान अपने आप में क्या कहलाएगा? स्टेट। पाकिस्तान में जो 4 स्टेट हैं, सिंध हो गया, पंजाब हो गया, बलूचिस्तान हो गया, खैबर पख्तूनख्वा हो गया, उसे हम क्या कहेंगे? प्रोविंस। बात समझ में आया? तो स्टेट और प्रोविंस इसे कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में इतना क्लियर हुआ क्या? ओके। अब हम समझते हैं कि एक देश किसे कहते हैं? कंट्री, ठीक है। कंट्री किसे कहते हैं? कंट्री का मतलब हम स्टेट की बात कर रहे हैं। मैंने वो कंसेप्ट तो समझा दिया। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर पॉलिटी में कहेगा स्टेट, तो स्टेट का मतलब क्या समझना है? कंट्री। स्टेट का मतलब कंट्री समझना है, हाँ। और अगर प्रोविंस कहेगा तो प्रोविंस का मतलब उस कंट्री में जो छोटे छोटे पार्ट है, जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं, उनको समझना है। तो हम समझते हैं कि जो स्टेट, स्टेट या कंट्री, COUNTRY, कंट्री किसे कहेंगे? कंट्री, ठीक है, किसे कहेंगे? कंट्री। तो ऐसा कोई भी देश जिसका अपना क्या हो, एक पर्टिकुलर एरिया हो, उस एरिया में रहने वाले लोग हों, यानी पॉपुलेशन हो, उस पॉपुलेशन की दुख सुख को देखने के लिए, देश को चलाने के लिए वहाँ की एक गवर्नमेंट हो और इस गवर्नमेंट पर किसी दूसरे का दबाव ना हो, किसी बाहरी कंट्री का कोई प्रेशर ना हो, ठीक है। यानी वो गवर्नमेंट कैसी हो? स्वर्ण हो, संप्रभुत्व हो, सोवर्निटी, SOVEREIGNTY, समझ में आ रहा है? सोवर्निटी हो। अगर ये किसी के पास, किसी एरिया के पास
किसी भी पर्टिकुलर एरिया के पास, जैसे मान लो कोई एरिया है, इसके पास अगर ये चारों चीज़ें आ जाती हैं तो इस एरिया को हम क्या कहेंगे? स्टेट कहेंगे, देश कहेंगे। क्या कहेंगे? देश कहेंगे। तो बता, क्या भारत देश में, भारत देश की अगर हम बात करें तो भारत देश का अपना एक पर्टिकुलर एरिया है, टेरिटरी है, उस टेरिटरी में रहने वाले लोग हैं, इस लोगों के दुख सुख को देखने के लिए यहाँ की गवर्नमेंट है। क्या यहाँ के गवर्नमेंट पर किसी दूसरे देश की गवर्नमेंट का या किसी दूसरे देश के लोगों का कोई प्रेशर है? नहीं। तो इंडिया क्या है? एक देश है। इंडिया एक देश है। लेकिन इसी इंडिया में जो हमारे स्टेट्स हैं, स्टेट्स जैसे मान ले राजस्थान है, राजस्थान का भी अपना पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ पर रहने वाले लोग हैं, इन लोगों को देखने के लिए यहाँ की गवर्नमेंट है। लेकिन क्या है, उस गवर्नमेंट पर किसी का प्रेशर है? क्यों? सेंटर का प्रेशर नहीं रहता है? स्टेट गवर्नमेंट सेंटर के अंडर काम नहीं करती है? करती है। तो इसीलिए एक प्रोविंस के पास भी वो सारी की सारी कंडीशंस होती हैं जो कंट्री के पास होती है। यानी प्रोविंस भी वो सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करता है जो कंट्री करता है, एक्सेप्ट चौथा, कि कोई भी प्रोविंस उस देश की गवर्नमेंट के अंडर में ही काम करता है। ठीक है? तो क्या इंडिया स्टेट है या इंडिया प्रोविंस है? इंडिया स्टेट है। एग्जाम्पल में इंडिया। और अगर हम प्रोविंस की बात करें तो राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश क्या है? प्रोविंस है। प्रोविंस। राजस्थान, यूपी, इसी तरीके से जितने भी स्टेट हैं वो सब के सब क्या है? प्रोविंस हैं। ये सारे के सारे स्टेट्स भी क्या करते हैं, क्या सेटिस्फाई करते हैं? पहला कंडीशन, इनका भी अपना क्या होता है? एरिया होता है। यहाँ पर रहने वाली पॉपुलेशन होती है, पॉपुलेशन होती है। इनको देखने के लिए यहाँ की गवर्नमेंट होती है। लेकिन ये गवर्नमेंट किसके अंडर होती है? अंडर सेंटर। बात समझ में आ गया इतना? ओके। इसीलिए जो अंदर छोटे छोटे हैं वो प्रोविंस हैं और पूरा भारत जो है वो क्या है? एक देश है। तो देश और प्रोविंस यानी कंट्री और प्रोविंस में फर्क समझ में आ गया? ओके। अब हम समझते हैं डोमिनियन स्टेटस किसे कहते हैं। ये चीज है डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस हम उसे कहेंगे कि जैसे कोई बड़ी कंट्री है, उस कंट्री के अंदर कोई एरिया है जिसे बहुत सारा पावर दिया गया हो। ठीक है? 90% से ज़्यादा पावर उस एरिया को दिया गया हो, तो उसको ऐसे समझ कि हमारा वर्ल्ड में ये है। थोड़ा सा क्रॉप कर लेते हैं। अब देख, समझ में आ जाएगा तुझे कि ये चाइना दिख रहा है। चाइना, देख, चाइना ने 1959 में एक स्वतंत्र देश था तिब्बत से कब्जा लिया। लेकिन उस एरिया को वो क्या करता है? मैक्सिमम पावर देता है। ठीक है? मैक्सिमम पावर देता है इसको। यानी यहाँ के लोग अपनी खुद की गवर्नमेंट बनाते हैं, खुद की गवर्नमेंट चलाते हैं। ठीक है? चाइना बहुत हद तक इनमें इंटरफेयर नहीं करता है। लेकिन ये तिब्बत को चाइना दुनिया में क्या कहता है कि ये
चाइना का ही पार्ट है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में तिब्बत क्या है, एक डोमिनियन स्टेट है। तिब्बत क्या है, डोमिनियन स्टेट है। जैसे हमारे भारत में, हमारा भारत में जब आर्टिकल 370 था, तो आर्टिकल 370 के टाइम जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर क्या था, एक डोमिनियन स्टेटस था, क्योंकि उसके पास मैक्सिमम पावर थी। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ पर ज़्यादा बहुत कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी, इंटरफेयर नहीं कर सकती थी। इसलिए इसलिए जो जम्मू कश्मीर था वो क्या था, डोमिनियन स्टेटस था। ठीक है, चाइना के समय पास इस समय उसके दो बड़े जो तुझे स्टेट दिखाई देंगे, एक हांगकांग, दूसरा मकाऊ। हांगकांग मकाऊ पर पहले किसका, ब्रिटेन का कब्जा था, तो अब चाइना ने उसे अपने कब्जे में कर लिया। ठीक है, अपने कब्जे में करने के बाद भी वो हांगकांग और मकाऊ को मैक्सिमम स्टेटस देता है ना। हम लोग अलग से अगर पढ़ते हैं तो देखते हैं हांगकांग है, मकाऊ है, पढ़ते हैं कि नहीं उसके बारे में, है ना। तो ये हांगकांग और मकाऊ के पास क्या है, एक डोमिनियन स्टेटस है, क्योंकि हांगकांग और मकाऊ में अगर देखेगी, हांगकांग में तो अपनी आर्मी है, वहाँ की अपनी गवर्नमेंट है, अपना एरिया है, अपना लोग है, लेकिन वो आता है चाइना के अंडर ही। लेकिन 90% से ज़्यादा पावर, 90% से ज़्यादा पावर किसके पास है, हांगकांग और मकाऊ के पास है। हांगकांग और मकाऊ के पास है। इसलिए हांगकांग, मकाऊ, तिब्बत, या हमारे यहाँ पर अगर देखेंगे तो 370 से पहले जम्मू कश्मीर, ये सब क्या थे, डोमिनियन स्टेटस था, डोमिनियन स्टेट। इसको और अच्छे से अगर समझना है, और अच्छे से समझना है, तो तूने यहाँ देखा होगा कि ये देख, ये क्या है, ये है छोटू सा डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क, इस डेनमार्क का कब्जा किस पे है, ग्रीनलैंड पे। लेकिन ये ग्रीनलैंड के पास अपना खुद का पावर है, खुद की गवर्नमेंट है, खुद के लोग हैं, वहाँ का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ये लोग खुद क्रिएट करते हैं। बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं होता है यहाँ पर डेनमार्क का। खाली एक बोलते हैं ना, कागज पर डेनमार्क किसका है, ये ग्रीनलैंड किसका है, डेनमार्क का है, डेनमार्क का है। लेकिन वहाँ का सारा पावर कौन देखती है, वहाँ की सरकार देखती है, ग्रीनलैंड की सरकार ही देखती है। उसी तरीके से कागज पर ये जो तिब्बत है वो किसका है, चाइना का है, लेकिन यहाँ का सारा कामकाज कौन देखती है, तिब्बत की गवर्नमेंट देखती है। हांगकांग, मकाऊ कागज पर चाइना का है, लेकिन यहाँ का सारा गवर्नमेंट कौन देखती है, वहाँ के ही लोग देखते हैं, हांगकांग मकाऊ ही देखते हैं। तो ये डोमिनियन स्टेट कहलाते हैं। इतना समझ में आया कि डोमिनियन स्टेट क्या होता है। मैं यहाँ क्या लिखूँ, डोमिनियन स्टेटस या डोमिनियन स्टेट। डोमिनियन स्टेटस किसको मिलेगा, स्टेट को ही मिलेगा, डोमिनियन स्टेट। डोमिनियन स्टेट हिंदी में कहते हैं स्वायत्त राज्य। ठीक है, स्वायत्त राज्य, स्वायत्त स्वायत्त राज्य। ठीक है, डोमिनियन स्टेट, डोमिनियन स्टेट, इतना क्लियर है। डोमिनियन स्टेट किसे कहेंगे, किसी पर्टिकुलर देश में, किसी पर्टिकुलर एरिया के पास अगर मैक्सिमम पावर दे दिया जाए। ठीक है, अ स्टेट इन अ कंट्री, अ स्टेट इन अ कंट्री have maximum power, have maximum power and their sovereignty, their sovereignty। को बार बार इसकी स्पेलिंग EIGNT, sovereignty। ठीक है, एग्जाम्पल में बिफोर 370, बिफोर 370 टर्मिनेटेड, टर्मिनेट जम्मू कश्मीर, इंडिया में जम्मू कश्मीर क्या था, डोमिनियन स्टेट था।
ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें तो तिब्बत, चाइना में। ठीक है, तिब्बत चाइना में। ओके, सो मैं क्या बता रहा था कि जैसे चाइना में तिब्बत, तिब्बत के पास क्या है, डोमिनियन स्टेटस है, इसलिए तिब्बत क्या है, एक डोमिनियन स्टेट है। तिब्बत डोमिनियन स्टेट है। फिर चाइना में ही कौन सा, हांगकांग हो गए, मकाऊ हो गए। हांगकांग एंड मकाऊ। ठीक है, हांगकांग और मकाऊ कैसे हैं, डोमिनियन स्टेट्स हैं। ग्रीनलैंड के अंडर में ग्रीनलैंड किसके अंडर में है, डेनमार्क के अंडर में। तो ग्रीनलैंड भी क्या है, एक डोमिनियन स्टेट है। ग्रीनलैंड पेपर पर जो है कि डेनमार्क का है, लेकिन वहाँ का सारा गवर्नेंस किसके हाथ में है, ग्रीनलैंड के लोगों के हाथ में है। मैं यहाँ एग्जांपल के तौर पर लिख दूँ, ग्रीनलैंड, डेनमार्क, डेनमार्क। इतना क्लियर है, कोई दिक्कत दुख परेशानी हो तो मुझे मत बताइए, खुद सॉल्व कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तीन चीज़ें समझ में आ गई। क्या क्या पढ़ा हमने, स्टेट देख लिया, प्रोविंस देख लिया, डोमिनियन स्टेट देख लिया। ठीक है, अब आइए समझते हैं कि गवर्नेंस किसे कहते हैं और कितने टाइप की गवर्नेंस होती है दुनिया में। चौथी चीज़ हमें पढ़नी है, गवर्नेंस। गवर्नेंस देखिए, किसी भी कंट्री के लोगों की सुख सुविधा के लिए, यानी वेलफेयर के लिए जो गवर्नमेंट बनाई जाती है, वो जो नियम कानून बनाती है, उसे हम क्या कहते हैं, गवर्नेंस कहते हैं। जैसे किसी दूसरी कंट्री से ट्रेड करके कोई चीज़ मंगाना है, भारत अगर पाकिस्तान को चाहिए मेडिसिन, तो किसके साथ बातचीत करेगा, भारत के साथ। किसके लिए, वहाँ की लोगों के भलाई के लिए। तो वहाँ पर कुछ जो नियम कानून बनाए जाएंगे पाकिस्तान के गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाएंगे, और उसे हम क्या कहेंगे कि वो पाकिस्तान का गवर्नेंस है। यानी कैसे वो लोगों के ऊपर रूल कर रहे हैं, लोगों के लिए, उसकी भलाई के लिए, या आतंकवादी सेंटर के लिए जो कुछ भी काम कर रहे हैं वो अपने तरीके से करते हैं, उन्हें उनका क्या कहा जाता है, गवर्नेंस कहा जाता है, गवर्नेंस। ठीक है, अब समझते हैं कि गवर्नेंस कितने टाइप की होती है। तो गवर्नेंस अगर हम देखें तो मेनली दो टाइप की गवर्नेंस होती है। एक को हम कहते हैं एकात्मक, यानी यूनिफाइड। एक होती है यूनिफाइड गवर्नेंस, यूनिफाइड। यूनिफाइड को हम क्या कहते हैं, एकात्मक, एकात्मक, एकात्मक। और दूसरी होती है फेडरल गवर्नमेंट, गवर्नेंस नॉट गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नेंस। इसे हम क्या कहते हैं, संघात्मक, संघात्मक। अब इसमें डिफरेंस समझना, क्योंकि ये पूछता है यूनिफाइड और फेडरल का क्या मतलब समझते हो। ठीक है, अब देख, यूनिफाइड गवर्नेंस का मतलब होता है जहां पर देश की सारी शक्तियां, देश का सारा पावर किसे दे दिया जाता है, सेंटर को, सेंटर को। स्टेट को कुछ भी नहीं दिया जाता है, यानी प्रोविंस को कुछ भी नहीं दिया जाता है। तो पहली चीज हम क्या समझते हैं, जो पावर है, पावर वो कंप्लीटली किसे दे दिया जाता है, सेंटर को, सेंटर को। और स्टेट को कुछ भी नहीं दिया जाता है। ठीक है, सेंटर को कंप्लीटली, कंप्लीटली, या कंप्लीटली की जगह 100% लिख दूं,
100%, 100%, और स्टेट के पास कुछ भी नहीं रहता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं तो यूके, एग्जाम्पल यूके। यूके में सारा का सारा पावर जो होता है वो किसके पास होता है? सेंटर के पास ही होता है। यानी वहाँ का जो पीएम होगा, ठीक है, वही सारा का सारा कामकाज देखता है। जो गवर्नमेंट रहेगी सेंटर की, वही सारा का सारा कामकाज देखेगी। बात समझ में आई? हाँ, वैसे ही अगर हम बात करें तो चाइना, चाइना में भी क्या है? एक ही गवर्नमेंट है, सारा का सारा पावर किसके पास है? शी जिनपिंग के पास है। जो कुछ करेगा शी जिनपिंग ही करेगा, है ना? समझ में? तो यूके हो गया, चाइना हो गया, ठीक है। ये सब के सब कैसे हैं? यूनिफाइड गवर्नेंस है, यानी सारा का सारा पावर वहाँ पर सेंटर के पास ही रहता है। समझ में? ओके। दूसरी बात, जब हम बात करते हैं फेडरल की, तो फेडरल में हम देखते हैं कि जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन वो सेंटर और स्टेट के पास बटा होता है। सेंटर और स्टेट के पास बटा होता है। सेंटर को पावर ज़्यादा होती है, ठीक है, और स्टेट को थोड़ी पावर कम होती है, जैसा कि हमने पूरे पॉलिटी में पढ़ा था, है ना? हमने देखा था स्टेट के पास ज़्यादा पावर नहीं रहती है। हाँ, ठीक है। अब अगर हम कहें कि इसका एग्जाम्पल देंगे तो इसका एग्जाम्पल इंडिया हो जाता है। लेकिन इंडिया में अगर हम देखते हैं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं कि इंडिया कुछ कुछ सिचुएशन में यूनिफाइड की तरह काम करने लगती है कि नहीं? यूनिफाइड की तरह काम करने लगती है। जैसे अगर कभी इंडिया में इमरजेंसी लग जाती है, नेशनल इमरजेंसी, तो क्या स्टेट के पास कोई पावर रहेगी? सारा पावर किसके पास आ जाएगा? सेंटर के पास। तो यूनिफाइड की तरह बिहेव करने लगा, है ना? यूनिफाइड की तरह बिहेव करने लगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि सेंटर ही अपॉइंट करती है कैग को, कैग, CAG, जो सेंटर के फाइनेंस की देख रेख करती है, यानी सारा ब्यौरा निकालती है ना कि कितना खर्चा हुआ, कितना रेवेन्यू आया, और स्टेट का भी वही देखती है। तो कैग का अगर हम देखें अपॉइंटमेंट वगैरह करने का काम सेंटर ही करती है। और क्या कैग के अंदर स्टेट कोई बदलाव कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो कैग के हिसाब से भी देखा जाए तो सेंटर के पास तो स्टेट के पास कुछ पावर नहीं रहा। इस मामले में भी एक कैसा भारत में क्या दिखता है? एक यूनिफाइड गवर्नेंस दिखता है। हाँ, उसके बाद अगर हम बात करें तो फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन सेंटर और स्टेट दोनों के इसको डिसाइड करता है कि किसको कितना टैक्स मिलेगा। यानी फाइनेंस कमीशन को गठित करती है सेंटर, और वही डिसाइड करता है कि कौन से स्टेट को कितना % टैक्स रिटर्न जाएगा। अगर यूपी है, यूपी से 100 रुपये सेंटर के पास आ रहा है, तो सेंटर यूपी को 43 रुपये दे देगी और बाकी अपने पास रख लेगी, 67 रुपीज़, है ना? 57 रुपीज़, ठीक है। तो इन सब का डिसीजन कौन करता है? फाइनेंस कमीशन ही करता है। लेकिन क्या फाइनेंस कमीशन के ये इसमें वर्क में या फाइनेंस कमीशन के गठन में स्टेट का कोई योगदान होता है? नहीं होता है। तो ऐसे सिचुएशन में भी जो है हमारा इंडियन गवर्नेंस है वो कैसे दिखने लगता है? यूनिफाइड दिखने लगता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी मैं एक जगह लिख दूंगा। लेकिन पहले ये समझ में आ रहा है क्या, हमारा जो भारत है, भारत क्या पूरी तरीके से फेडरल है? क्या पूरी तरीके से यूनिफाइड है? इसीलिए भारत को कहा जाता है ये न तो पूरी तरीके से फेडरल है, न पूरी तरीके से यूनिफाइड है, ये क्वाजी फेडरल है। बात समझ में? तो इंडिया क्या है? एग्जाम्पल में अगर हम देखें इंडिया, इंडिया है क्वाजी फेडरल,
क्वाजी फेडरल, जहाँ पर 80% पावर किसके पास है, सेंटर के पास है, और 20% ये स्टेट के पास है। तो यानी 80% ये फेडरल है और 20% यूनिफाइड है। ठीक है, 80% फेडरल है और 20% यूनि, हाँ 80% फेडरल है, ठीक है, 20% यूनिफाइड है। क्योंकि ऐसा तो नहीं ना कि हर मामले में सेंटर के पास ही सारा का सारा पावर हो जाए, कुछ ही मामले में है ना, कुछ ही मामले में, इसीलिए ये कुछ ही मामले में थोड़े ही मतलब कि मामले में वो यूनिफाइड की तरह काम करता है, और बाकी जगह तो सेंटर और स्टेट दोनों मिल के काम करते हैं। हाँ ठीक है, तो देख ये अगर हम फेडरल की बात करें, ठीक है, फेडरल कि कंप्लीटली फेडरल कौन है, तो कंप्लीटली फेडरल में तुझे मिलेगा यूएसए, कनाडा, ठीक है, हाँ कंप्लीटली वहाँ पर प्रेसिडेंट जो रहता है वही काम करता है पूरी तरीके से, सेंटर को मतलब स्टेट को ज़्यादा पावर नहीं दिया जाता है। वहाँ पर जो है प्रेसिडेंट के पास मैक्सिमम पावर रहता है, और जो तो बोलते हैं ना छोटे छोटे उनके बीच में स्टेट होते हैं उनके पास कम ही पावर रहता है, तो वो भी फेडरल है। ठीक है, फेडरल। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें यूएसए, कनाडा, इन सब का अगर हम देखें तो ये क्या है, फेडरल है, फेडरल है। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो भारत क्वाजी फेडरल है। ठीक है, भारत क्वाजी फेडरल है। यहाँ पर यूएसए में है ना, जैसे यूएसए में 50 स्टेट है, तो 50 स्टेट अपनी थोड़ी थोड़ी पावर दे देते हैं किसी एक स्टेट को, और सब लोग मिल करके अपना एक प्रेसिडेंट चुन लेते हैं, और बाकी जो जितने स्टेट है यानी जो अलग अलग कंट्री के नाम से जाते हैं, जैसे कैलिफोर्निया हो गया, ठीक है, न्यूयॉर्क हो गया, तो ये सब अपने अपने स्टेट में अपना खुद का गवर्नेंस चलाते हैं, उनका खुद का झंडा होता है। बात समझ में नहीं क्या, लेकिन ये लोग थोड़ी 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 अपनी पावर दे देते हैं, दे करके एक अपना प्रेसिडेंट चुनते हैं। ठीक है, ओके, तो इतना समझ में आया कि ये फेडरल। अब हम देख लेते हैं कि हमारा जो भारत है वो यूनिफाइड मतलब कि कौन से कंडीशंस में यूनिफाइड की तरह काम करता है। ठीक है, सो इंडिया गवर्नेंस, इंडिया इंडिया गवर्नेंस फेडरल इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू यूनिफाइड। कब कब होता है समझते हैं। सबसे पहली चीज़ तो हो जाती है जब इमरजेंसी लगता है, इमरजेंसी में स्टेट की सारी पावर चली जाती है। कैग, सीएजी, कैग का जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो अपॉइंटमेंट है वो सेंटर ही करती है, लेकिन कैग रिपोर्ट दोनों का देखता है, चाहे वो सेंटर का हो या स्टेट का हो, दोनों का ही करप्शन की रिपोर्ट की जांच यही करता है, सबका रिपोर्ट। जैसे कॉमनवेल्थ हुआ था, दिल्ली में हुआ था कॉमनवेल्थ, है ना, तो उसमें घोटाला हुआ था कि नहीं, तो अच्छा ठीक है, उसमें भी घोटाला हुआ था, तो अब हुआ दिल्ली में है, तो उसकी जांच जो कि सेंटर स्टेट कर रही है, मतलब कि ये कैग कर रही है। ठीक है, एक यूटी हो गया ना, दिल्ली तो यूटी हो गया, है ना, तो ये कैग कर रही है। तो कैग चाहे किसी पर्टिकुलर यूपी में कोई घटना हो, तो यूपी में अगर करप्शन बहुत ज़्यादा हो गया तो उसकी जांच कैग कर लेगी। ठीक है, लेकिन यूपी का कोई भी मिनिस्टर या कोई भी लोग मिल करके कैग के अपॉइंटमेंट में या कैग के एलिमिनेशन में कोई रोल नहीं अदा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए कैग का जो सिचुएशन है वो क्रिएट करता है यूनिफाइड की तरह, कि कैग एक यूनिफाइड गवर्नेंस की तरह काम करता है, सारी की सारी पावर सेंटर के पास ही दे देता है। तीसरा, फाइनेंस कमीशन।
फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन का अपॉइंटमेंट सेंटर ही करती है, इसमें स्टेट कुछ नहीं कर सकता है। कितना टैक्स कितने किस स्टेट को जाना चाहिए यह फाइनेंस कमीशन ही डिसाइड करेगी, यानी अल्टीमेटली कौन डिसाइड करेगा, सेंटर डिसाइड करेगी। चौथा इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन जो रूल बना देगी वो पूरे देश के लिए है, ठीक है। चाहे वो लोकसभा का चुनाव करवाना हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव करवाना हो, वो कौन करवाता है, इलेक्शन कमीशन ही करवाता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट तो सेंटर ही करती है ना। तो ये भी पूरी की पूरी पावर किसको दे देती है, सेंटर को दे देती है, ठीक है। उसके बाद सिटीजनशिप से रिलेटेड अगर कोई कानून बनाना है, सिटीजनशिप, सिटीजनशिप क्या तू ऐसा देखती है भारत में तो यूपी की सिटीजनशिप तेरे पास है, या गुजरात के लोगों को गुजरात की सिटीजनशिप है, ऐसा सुना है कि पूरे भारत का सिटीजनशिप होता है सबके पास, पूरे भारत का होता है। तो सिटीजनशिप का जो लॉ बनाने का नियम बनाने का अधिकार है वो किसके पास है, गृह मंत्रालय के पास है, यानी सेंटर के पास है। क्या स्टेट उसमें कोई इंटरफेयर कर सकता है, कोई स्टेट ये कह सकता है हमारे स्टेट में अलग से सिटीजनशिप होगा, नहीं कर सकता है। गवर्नर और गवर्नर, गवर्नर, गवर्नर किसी स्टेट में जाकर के वहाँ का सबसे हेड बना रहता है, लेकिन उस गवर्नर का अपॉइंटमेंट करता कौन है, सेंटर, है ना। तो गवर्नर भी सारी की सारी पावर किसको दे देता है, सेंटर को दे देता है। तो ये सारी की सारी जो तो सिचुएशंस हैं वो इंडियन गवर्नेंस को फेडरल से यूनिफाइड बनाती है। इसलिए इंडियन गवर्नेंस को हम लोग क्या कहते हैं, फेडरल न कह करके क्वाजी फेडरल कहते हैं, जिसमें 80% हमारा जो गवर्नेंस है वो फेडरल की तरह काम करता है और 20% यूनिफाइड की तरह काम करता है। बात समझ में आ गई? ओके। अब हम समझते हैं कि गवर्नमेंट कितने तरीके की होती है। गवर्नमेंट क्या समझते हैं, गवर्नमेंट। अभी हमने देखा गवर्नेंस, अब हम देख रहे हैं गवर्नमेंट। कौन सा नंबर हो जाएगा ये, 5वां। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। देख, एक गवर्नमेंट होती है जिसे हम कहते हैं राजतंत्र है, मोनार्की, मोनार्की, है ना, राजा का रूल है, राजतंत्र, राजतंत्र, जहां पर सारा का सारा नियम कानून कौन बनाता हो, राजा बनाता हो। क्या आज के समय में मोनार्की है? तो अरब में क्या है, हाँ इंडिया में नहीं, मतलब पूरी दुनिया में मोनार्की है कि नहीं है, मोनार्की है। अरब में राजा का रूल चलता है, सलमान, ठीक है। फिर थाईलैंड में जो कि राजा का रूल चलता है। तो मोनार्की में अगर हम एग्जांपल में लिखें, एग्जांपल में हम कह सकते हैं अरब कंट्रीज जितने हैं, थाईलैंड, भूटान, भूटान में भी तो जो कि तेरा राजा रजवाड़े चलते हैं, ठीक है। तो देख, ये अरब, सलमान ऑफ सऊदी, देख अभी जो करंट में अरब का सऊदी का राजा है ये है सलमान बिन, पूरा नाम बहुत लंबा है, बस सलमान याद रखना, सलमान खान, ठीक है। और ये जो है ये थाईलैंड का राजा है, ठीक है। देख, अगर मैं उसका नाम देखेगी तो थाईलैंड किंग का इसका नाम है वजीरा लॉन्ग कॉर्न, वजीरा लॉन्ग कॉर्न, वजीरा
लॉन्ग कॉर्ड। अरे यहाँ का ये ड्रेसअप ही ऐसा ही है, कॉर्न, ठीक है। वजीरा लॉन्ग कॉर्न है, इसका ड्रेसअप ही ऐसा यहाँ पे रहता है, ये लोग का देखेगी, देख, ठीक है। ये देख रहे हैं राजे रजवाड़े, अरे मतलब ऐश की जिंदगी जीते हैं सब साले, चच्चर शादी करेंगे अभी भी, ठीक है। दूसरा अगर हम सऊदी की बात करें तो सऊदी का जो नाम है, सऊदी किंग, सऊदी अरेबियन किंग, इसका नाम है सलमान, सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊदी, ठीक है। तो सिंपल क्या याद रखने का है, सलमान, सलमान, ठीक है। तो अरब, अरब हो गया, सऊदी अरेबिया वगैरह हो गया, अरब पेनिनसुला में जितने भी देश है सब में राजा ही चलता है, ठीक है, राजा ही है। उसके बाद थाईलैंड में ये मोनार्की है। तो पहला गवर्नमेंट का टाइप क्या हो गया, जहाँ सारा का सारा पावर किसके पास रहे, राजा के पास, ठीक है, उसे हम कहते हैं मोनार्की। दूसरी गवर्नमेंट टाइप होती है डिक्टेटरशिप, 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 डिक्टेटरशिप किसे कहते हैं, हिंदी में कहते हैं तानाशाह, तानाशाह। जैसे किसी भी स्टेट में अगर कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट है और उसे हटा करके वहाँ की आर्मी रूल करने लगे तो उसे हम कहते हैं डिक्टेटरशिप, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, डिक्टेटरशिप। और किसी इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा दिया जाता है आर्मी के द्वारा, इसे कहते हैं कू कर दिया गया, कू, आर्मी रूल बाई कू, और उसका स्पेलिंग होता है कूप, लेकिन पढ़ते क्या है, कू, ठीक है, कू। अब बता रिसेंट कू कहाँ पर हुआ है, म्यांमार में, एग्जाम्पल म्यांमार। तो म्यांमार में जो इस समय गवर्नमेंट चल रही है उस गवर्नमेंट को क्या कहेंगे हम लोग, डिक्टेटर गवर्नमेंट, तानाशाह गवर्नमेंट, ठीक है। इसी तरीके से इराक में तानाशाह है, इजिप्ट में तानाशाह है, जर्मनी में था हिटलर, तानाशाह था, ठीक है। नॉर्थ कोरिया में किम जोंग, है ना, नॉर्थ कोरिया, किम जोंग, किम जोंग, ठीक है। ये सब क्या है, तानाशाह है, बात समझ में आ गया। तो दूसरे टाइप की गवर्नमेंट कौन होती है, डिक्टेटर गवर्नमेंट, ओके। तीसरी गवर्नमेंट होती है जिसे हम कहते हैं कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट किसे कहते हैं, साम्यवादी, हिंदी में कहते हैं इसको साम्यवादी, साम्यवादी। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट हम उन्हें कहते हैं जब किसी देश में किसी एक ही पार्टी का शासन हो, जैसे चाइना, चाइना में क्या किसी और पार्टी को सुनी है तू पीएलए के अलावा, नहीं, ठीक है। लिबरे क्या नाम है ये, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, उसका नाम क्या है, क्या कहते हैं जी, सीपीएल या पीएलए, चाइना पार्टी, वो पीएलए क्या कहते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ये है, लेकिन इसको हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं, पीएलए, चाइनीज लिबरेशन आर्मी रहता है ना, जो बार बार आके हम लोग से लड़ाइयाँ करता है, हाँ, तो चाइनीज लिबरेशन आर्मी को उसको और शॉर्टकट में क्या कहते हैं, यानी इन्हीं के जैसे हमारे यहाँ बीजेपी है, अब बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो अगर आर्मी का उन्हें कपड़ा पहना दिया जाए तो क्या बन जाएंगे, आर्मी बन जाएंगे। तो वैसे ही चाइना में जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है इसके कार्यकर्ता ही क्या है, आर्मी है, ठीक है। और यही लोग आकर के लड़ते हैं,
और फिर जब आते हैं तो हमारे पंजाब रेजिमेंट वाले मूड़ी मसक देते हैं इनका, फिर चले जाते हैं लोग। ठीक है, तो कम्युनिस्ट पार्टी किसे कहेंगे? जब किसी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट किसे कहेंगे? जब किसी देश में किसी एक सिंगल पार्टी का गवर्नमेंट रहे। सिंगल पार्टी गवर्नमेंट। एग्जाम्पल में चाइना, क्या नाम है इसका? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, इसी की गवर्नमेंट रहती है, जो करना रहता है यही करता है। ठीक है, चाइना से पहले जब ये रसिया यूएसएसआर हुआ करता था, तो यूएसएसआर भी क्या था? एक कम्युनिस्ट देश था। ठीक है, लेकिन अभी यूएसएसआर में इलेक्शन होते हैं तो क्या है? डेमोक्रेटिक है। ठीक है, तो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट समझ में आ गई, तीसरे टाइप की गवर्नमेंट। ठीक है, अब चौथी गवर्नमेंट होती है जिसे हम कहते हैं रिपब्लिक। रिपब्लिक, ठीक है, रिपब्लिक। देख, रिपब्लिक हम किसे कहेंगे? जहाँ के हेड ऑफ स्टेट का इलेक्शन होता हो, यानी उस देश के रिप्रेजेंटेटिव, उस देश के रिप्रेजेंटेटिव का क्या होता हो? इलेक्शन, यानी इलेक्शन होता हो। इलेक्शन किसका? हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ स्टेट यानी प्रेसिडेंट का। ठीक है, प्रेसिडेंट का। तो उसे हम क्या कहेंगे कि वो देश कैसा है, वहाँ की गवर्नमेंट कैसी है? रिपब्लिक गवर्नमेंट है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में इंडिया, एग्जाम्पल में इंडिया, इंडिया में अगर हम अभी की बात करें तो अभी के हमारे प्रेसिडेंट कौन है? इंडिया भारत के कोविड, हाँ कोविंद। ठीक है, कोविंद, कोविड कोविड बोलती है। ठीक है, तो ये कौन है? हमारे हेड ऑफ स्टेट। भारत के हेड ऑफ स्टेट कौन है? रामनाथ कोविंद। ठीक है, रामनाथ कोविंद। ठीक है, इनका क्या होता है? इलेक्शन होता, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। ठीक है, लेकिन ये चुने जाते हैं। तो ऐसा कोई भी गवर्नमेंट, ऐसा कोई भी देश जहाँ पर वहाँ के हेड ऑफ स्टेट का इलेक्शन होता हो, उस देश को हम लोग क्या कहेंगे? रिपब्लिक कहेंगे। रिपब्लिक। तो भारत रिपब्लिक है कि नहीं है? है। चौथे टाइप की गवर्नमेंट होती है डेमोक्रेटिक। ठीक है, पांचवें टाइप की इधर लिख देता हूं, डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक यानी डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र। लोकतंत्र। तो लोकतंत्र कैसे कहेंगे? जहां पर ना वहां के जो गवर्नेंस का हेड हो, यानी जो काम काज देखता हो सारा का सारा। ठीक है, हेड ऑफ गवर्नेंस का अगर इलेक्शन होता हो, इलेक्शन हेड ऑफ गवर्नेंस। ठीक है, हेड ऑफ गवर्नेंस। एग्जाम्पल के तौर पर प्रधानमंत्री का, पीएम। भारत के पीएम अभी कौन है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। तो इस तौर पर भारत डेमोक्रेटिक है कि नहीं है? है। ठीक है, भारत डेमोक्रेटिक
पूरी तरीके से है। तो देख, भारत को अगर हम प्रियम्बल में देखते हैं तो प्रियम्बल में लिखा होता है कि भारत एक गणराज्य लोकतंत्र है या लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। ठीक है, क्या है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। तो इंडिया क्या है? इंडिया, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया हमारा है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, बात समझना। किसी भी देश को हम लोग रिपब्लिक कब कहेंगे? जब उस देश के स्टेट का, उस देश के हेड का क्या होता हो? इलेक्शन होता हो। तो हमारे यहाँ प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है कि नहीं होता है? होता है। और किसी देश को हम लोग डेमोक्रेटिक कब कहेंगे? जब वहाँ के गवर्नेंस के हेड का इलेक्शन होता हो। तो हमारे यहाँ गवर्नेंस के हेड का इलेक्शन होता है कि नहीं है? होता है। हर 5 साल बाद लोकसभा का इलेक्शन होता ही है ना? तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक क्या है? इंडिया क्या है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। ठीक है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। बात समझ में आया? अच्छा, अब बताना, ब्रिटेन की अगर मैं बात करूं, ब्रिटेन, यूके, ब्रिटेन, बता, ब्रिटेन में क्या है? डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, डिक्टेटरशिप है वहाँ पर, या जो कि तेरा मोनार्की है, क्या है? देख, ब्रिटेन में प्रेसिडेंट के तौर पर कौन रहती हैं? प्रेसिडेंट के तौर पर रहती हैं क्वीन, लेकिन वहाँ पर प्रधानमंत्री भी तो होता है। बोरिस जॉनसन का नाम सुना है? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। तो क्वीन जो हो गई, क्वीन की वजह से ये हो जाएगा मोनार्की, मोनार्की, और पीएम की वजह से ये हो जाएगा डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक। तो हम क्या कहेंगे? ब्रिटेन क्या है? ये ब्रिटेन डेमोक्रेटिक मोनार्की है। ठीक है, डेमोक्रेटिक मोनार्की है, यानी लोकतंत्रात्मक। वो मोनार्की को हिंदी में क्या कहते हैं? मोनार्की राजतंत्र, लोकतंत्रात्मक राजतंत्र है। समझ में आया? बोरिस जॉनसन तो ऐसा लगता है कभी बंदा बाल ही नहीं झाड़ता है, ये सो टूट के चला आता है। जॉनसन प्रोडक्ट यूज करते हैं। ठीक है, ये समझ में? तो वहाँ की क्वीन और ये बोरिस जॉनसन। इतना क्लियर हो गया? बोरिस जॉनसन, बोरिस जॉनसन जोरिस जोरिस वही ना, मोदी जी एकदम दाढ़ी वाड़ी कर वर के एकदम फिट फाट रहते हैं और जो कि बोरिस जॉनसन ऐसा लगता है बस खवाया है, उठा है, चला आया है। बस अजय, तो ब्रिटेन क्या है? एक डेमोक्रेटिक मोनार्की। कितने चीज समझ में आ गए? कितने टाइप के गवर्नेंस और कितने टाइप के गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट के टाइप देख लिए और हमने गवर्नेंस के टाइप देख लिए। बात समझ में आ गई? ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, और बाकी जो बचा हुआ है अभी हमें देखना है कि ये जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के बारे में हमें पढ़ना है, देखना है कि कितने टाइप की डेमोक्रेसी होती है। ठीक है, फिर उस डेमोक्रेसी में भी कौन सा देश आता है, कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्या होता है, ठीक है, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी क्या होता है, उन सब के बारे में भी पढ़ना है। तो वो सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।